हेलो कमर्शियंस, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज हमारा पार्टनरशिप का पार्ट 1 है, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल क्या, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन पहले हम इसके थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी हम इसके आगे चल के न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। क्योंकि अक्सर एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू पूछ लिए जाते हैं इस थ्योरी से, बेस से। तो इसीलिए पहले हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, जो कि एकदम डिटेल से जानेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। देन उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल चैप्टर्स। ठीक है, तो अभी के लिए ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा पर्टिकुलर साझेदारी से पूर्व अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था, ठीक है, इन दी पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलता था, जो कि था 1872। ठीक है, इसके बाद जो लाया गया, वो लाया गया हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसको अपनाया कब गया, 1 अक्टूबर 1932 को इसको पर्टिकुलरली कमीशन कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, इसका एक छोटा सा स्टोरी ये है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक्ट 1932 से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलाया जाता था, उसमें पर्टिकुलरली उतने फीचर्स, उतने प्रॉफिट्स नहीं मिलते थे हमको। इसीलिए उसमें क्या करते थे, दो दो लोग होते थे, जैसे कि अमित और नमित। ठीक है, अमित नमित ने आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया। ठीक है, 1872, और आपस में बिजनेस करने लग गए। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें बहुत सारे फीचर्स आने लग गए हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स होने लग गए हैं, जिस चीज़ की चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग मीनिंग की। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में दो लोग होने चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कारोबार करें या उससे होने वाले लाभ हानि को बांटना उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यापार का संचालन होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि मिनिमम पार्टनर आपके कितने होने चाहिए, दो। ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर दो या दो से अधिक लोग भी अगर होते हैं, तो उसमें ये कंडीशन दी गई कि जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा, क्या होगा, जो भी आपका डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसे आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, उसे आपको पार्टनर्स में शेयर करना है। लेकिन केवल प्रॉफिट नहीं, लॉस भी होना चाहिए। अगर लॉस भी हुआ तो भी आपको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप की मीनिंग। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग दे सकते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, इतना सा चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं विशेषताएं। विशेषताएं को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषताएं को हम लोग कहते हैं कैरेक्टर स्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं हम लोग। सबसे पहले सदस्य यानी मेंबर। ठीक है, मेंबर की बात करें तो मिनिमम दो मेंबर होने चाहिए, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और मैक्सिमम आपके पास 50 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनुबंध। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट आपका पर्टिकुलरली यहाँ पे लिखा है, लिखित रूप से होना चाहिए, लेकिन होता कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो फॉर्म में है। सबसे पहला फॉर्म होता है आपका ओरली एंड देन रिटन। ठीक है, ओरली किस कंडीशन से होता है, ओरली उन कंडीशन से हो जाता है जो लोग आपस में फैमिली में बिज़नेस कर लेते हैं, तो उनके कंडीशन में आपका ओरली हो जाता है, और जो पर्टिकुलर जैसे जानते नहीं हैं, ठीक है, उस कंडीशन से लिखित होता है, यानी रिटन फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन एंड ओरल फॉर्म दोनों में होना चाहिए। ठीक है, लाभों का विभाजन, यानी यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका पर्टिकुलर
क्या होना चाहिए, लाभों का विभाजन अपने समझौते के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अपने समझौते यानी जो आपका समझौता होगा, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन आपका आता है, ठीक है, पहला कंडीशन आपका आता है आपका रेशियो फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा आता है आपका इक्वली फॉर्म में। ठीक है, ये तभी मेंशन होगा, ये तभी मेंशन होगा जो आपका पर्टिकुलर किस में लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। ठीक है, असीमित दायित्व यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ के कहने का मतलब ये है कि व्यापार की जितनी संपत्तियाँ कम पड़ती हैं तो व्यक्तिगत संपत्तियों को बेचकर उसे भुगतान करना पड़ेगा। यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब आप जानते हैं कि अगर जैसे कोई एक पर्सन है, जैसे कि हम बात करते हैं अमित की, ठीक है, अमित की अगर हम बात करते हैं, उसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है, तो उस कंडीशन से वो क्या करेगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ या पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके अपने फर्म के मतलब पर्टिकुलर अपने फर्म का वो लायबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं असीमित दायित्व। चलिए अब अगला बात करते हैं हम लोग पारस्परिक अभिकरण। पारस्परिक अभिकरण क्या है? पारस्परिक अभिकरण एक पर्टिकुलर साझेदार में जितने भी साझेदार होंगे उनमें से एक साझेदार डील करता है तो उस सबको उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पे ये है कि अगर इन दैट केस अगर मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल 7 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अगर उसमें से एक पार्टनर भी कहीं डील कर लेता है तो बाकी के 6 को उसकी बात माननी पड़ेगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारस्परिक अभिकरण। ठीक है, व्यवसाय का होना यानी बिजनेस किस लिए होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस हम लोग का प्रॉफिट मोटिव से होना चाहिए। हम लोग इसी के मोटिव से खोलते हैं कि बिजनेस जो होता है वो हमारा प्रॉफिट के मोटिव से होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसमें यह तात्पर्य है कि लाभ को अर्जित करना, क्योंकि यह व्यवसाय का होना होता है। ठीक है, पंजीकरण मतलब आपका होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन देखिए पार्टनरशिप फर्म में पर्टिकुलरली ऑप्शनल केस होता है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसका रजिस्ट्रेशन कराइए ही कराइए। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ऑप्शनल केस होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग साझेदारी के प्रकार यानी पार्ट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सबसे पहला आता है दायित्व के आधार पर यानी बेसिस ऑन लायबिलिटीज़। बेसिस ऑन लायबिलिटीज़ को हम लोग पर्टिकुलरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटीज़ एंड सेकंड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। लिमिटेड लायबिलिटीज़ क्या कहता है कि जहां मुझे मतलब एलएलपी एक्ट लग गया, अगर लिमिटेड लायबिलिटीज़, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेड लायबिलिटीज़ में अगर एलएलपी एक्ट 2008 एक्ट लग गया तो ये खुद ही कहता है कि मेरे अंडर में आपके फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी के पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में हो जाएंगे। किंतु कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जो पर्टिकुलर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मैंने मान लिया कि मेरे पास 7 पार्टनर है, ठीक है, उसमें से एक पार्टनर ऐसा हो जाएगा जो अनलिमिटेड की कैटेगरी में आएगा, बाकी 6 के 6 क्या हो जाएंगे, लिमिटेड की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ वो आप जानते हैं कि वो पर्टिकुलर सभी साझेदारों के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ रहती है अगर एलएलपी एक्ट को मेंशन ना करे तो। सेकंड केस है आपका समय के आधार पर यानी बेसिस ऑन टाइम। ठीक है, इसको भी हम लोग 2 टाइप में बांटे हैं, एक निश्चितकालीन हो गया, एक आपका अनिश्चितकालीन हो गया। निश्चितकालीन में ये है कि जहां आपका टाइम और पीरियड ख़त्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और पीरियड मेंशन रहता है कि आपका इतने तारीख से इतने तारीख तक का आपका पर्टिकुलर क्या रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा। ठीक है, तो उतने टाइम पीरियड तक के लिए जहाँ टाइम ख़त्म वहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म। ठीक है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए जहाँ टाइम और पीरियड सब ख़त्म हो जाता है लेकिन तब भी पार्टनरशिप चलती रहती है, उसे हम अनिश्चित काल के लिए कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक निश्चित समय के लिए शुरू किया जाता है और समय अवधि ख़त्म होने पर साझेदारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ लिखा है अनिश्चित काल के लिए कि कई सदस्यों ने मिलकर कई व्यापार प्रारंभ किया है और जबकि
और जब तक कोई प्रस्तुति नहीं होती तब तक व्यवसाय चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बेसिस ऑन टाइम के अकॉर्डिंग यानी समय के आधार पर हम लोग निश्चितकालीन का ये हो गया और अनिश्चितकालीन का ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की बात करें तो बेसिस ऑन दी गोल की बात करते हैं। इसमें एक आता है आपका ऑप्शनल केस और दूसरा आता है स्पेशल केस। ठीक है, यानी इसके भी दो पार्ट्स है। ऑप्शनल केस में क्या होता है कि अगर निश्चितकालीन साझेदारी के समय, ठीक है, समाप्त होने के बाद भी साझेदारी चालू रखी जाती है तो उसे ऐच्छिक यानी ये ऑप्शनल केस है। लेकिन विशेष स्पेशल केस में क्या होगा, ऐसी साझेदारी कोई विशेष उद्देश्य के लिए नहीं की जाती है जब तक कोई उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। स्पेशल केस यानी इसका कहने का मतलब ये है कि ऑप्शनल केस में अगर निश्चितकालीन के बाद भी आपका क्या होता है, टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद भी आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप चलती रहती है या साझेदारी फर्म को चालू रखा जाता है, वो ऑप्शनल केस है। और विशेष केस में जब पार्टनरशिप फर्म ने अपना गोल कंप्लीट नहीं किया है, याद रखिए गोल कंप्लीट नहीं किया है या गोल को अचीव नहीं किया है, ठीक है, उस कंडीशन से वो क्या हो जाता है, उस कंडीशन से वो स्पेशल केस हो जाता है। वैधता के आधार पर यानी बेसिस ऑन लीगल प्रोस्पेक्टस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो लीगल प्रोस्पेक्टर पे एक आता है आपका लीगल और दूसरा आता है इनलीगल यानी वैध अवैध। वैध साझेदार से आशय यह है कि जो भारतीय कानून को मानता है या मानती है, उसे नियम के अनुसार कार्य करती है तो वो वैध की कैटेगरी में आएगा। और जो भारतीय नियम कानून का पालन नहीं करती है, अवैध साझेदारी के 2 से कम और 50 से अधिक अगर पार्टनर रखते हैं और शत्रु राष्ट्र के नागरिक से भी आप अगर वो करते हैं, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध गैर कानूनी व्यवसाय और भी शामिल अन्य चीज़ें शामिल होती हैं, वो हमारा पर्टिकुलरली क्या होता है, वैधता के आधार पर यानी अवैध साझेदार होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं साझेदारी संलेख की। साझेदारी संलेख को हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख को हम लोग पर्टिकुलरली कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में पर्टिकुलरली जो भी आपके साझेदार होंगे उसके मध्य में लिखित रूप से समझौता होना चाहिए यानी रिटन फॉर्म में आपका पर्टिकुलर डीड बनना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ओपन किए हैं तो आपको डीड बनाना चाहिए। उसके बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखित रूप में होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोग ओरली रूप में ले आए तो उसके चक्कर में कल को बात होती है ना कि पैसा जो होता है वो सबसे गंदी चीज़ होती है। ठीक है, पैसे को देख के हर कोई का मन ललचा जाता है। तो अगर आप पैसे को लेके उसने कोई हिसाब किताब में गड़बड़ी आई तो ओरली अगर आपने क्या कहते हैं साझेदारी संलेख बनाया तो उस कंडीशन से आपको 4 लोग और गवाह चाहिए कि हाँ भैया मैंने इसके साथ ओरली किया था, लेकिन इससे और ओरली का कोई केस मतलब एविडेंस कोर्ट भी अचीव नहीं करता है यानी कोर्ट भी उसको लीगल प्रोसेस में नहीं मानता है। तो इसीलिए साझेदारी यानी पार्टनरशिप डीड को हमेशा लिखित रूप में बनाना चाहिए और उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। या मौखिक भाषा में भी हो सकती है, लेकिन मेरे एज ए पर्सपेक्टिव से आपको इसे लिखित रूप में ही करना चाहिए। ठीक है, हाँ, बात करते हैं कि साझेदारी की विषय वस्तु यानी पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर किस चीज़ की ज़रूरत चाहिए। सबसे पहले आपको पार्टनर्स के नाम और एड्रेसेस की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रॉफिट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड बनाने के। सबसे पहली चीज़ की जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो फीचर्स मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्राइंग्स जो आप यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। प्लस आपको जिस भी कंपनी के आप पार्टनर उसमें आपको सैलरी, कमीशन, बोनस ये सारी चीज़ें मिल जाती है। साझेदारों व ऋण, ठीक है, साझेदारों का ऋण में क्या होता है कि आपको पार्टिकुलर लोन मिल जाता है एट द रेट कितने परसेंट, 6% पर एनम के थ्रू यानी ठीक है साल में आपको 6% के रूप में आपको ऋण भी देना होगा। और जो लाभ का विभाजन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे जो पर्टिकुलर मेंशन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी मेंशन होगा
उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उस पर या तो एक दोनों में से कोई एक चीज़ लिखी हो सकती है, या तो रेशियो फॉर्म में, या तो फिर आपका पर्टिकुलर दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका इक्वल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड हमारे लिए लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है, तो भैया मैं ये कहूँगा कि पार्टनरशिप डीड हमारे लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि देखिए ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ने बोला कि 4 लाख रुपए मेरे पास बहुत पैसा है, तो मेरे से 4 लाख रुपए ले जाओ। बी ने कहा कि मेरे पास थोड़ा कम पैसा है, तो तुम मेरे से 2 लाख रुपए ले जाओ। सी ने कहा कि मेरे पास एकदम ही कम पैसा है, उतना पैसा नहीं है ए और बी की तरह, तुम मेरे से 50,000 रुपये लो, ठीक है, और चलो इन्वेस्ट करो, ठीक है। प्रॉफिट आया 90,000, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं बना है, तो उस कंडीशन से यहाँ पे क्या होगा, इक्वली फॉर्म में, ठीक है, इक्वली फॉर्म में प्रॉफिट डिविजिबल होगा, ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिट डिविजिबल होगा, ठीक है, प्रॉफिट डिविजिबल होगा, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो लाभ हानि का विभाजन बराबर बराबर होगा। पूंजी पर ब्याज कोई भी साझेदार नहीं देगा। आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋण पर 6% पर एनम, एक ये चीज़ आपकी प्रॉफिट में आ सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्म की जो पुस्तकें होती हैं जहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, जितना इन्वेस्ट हो रहा है, जितना खर्चा हो रहा है, उसका पर्टिकुलरली क्या हो सकता है, उसका आप ना तो डुप्लीकेट कॉपी देख सकते हैं और ना ही आप अपनी फर्म की अकाउंट बुक देख सकते हैं, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर पार्टनर इसके लिए जीता है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ की एक नाम मात्रा मतलब नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ की ये जो होता है ये पर्टिकुलर साझेदारों के बीच के लिए बनाया जाता है, यानी इसमें केवल पार्टनर्स लोग बनते हैं, ठीक है। और फिर इसके पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, ईयर के एंड में बनाया जाता है और इस खाते को 2 पक्ष में दिखाया जाता है, जो कि होता है डेबिट एंड क्रेडिट। फिर इसका देखिए फॉर्मेट है, डेबिट साइड में पर्टिकुलरली टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जनरल रिजर्व, टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, टू नेट लॉस, ये सभी चीज़ें हम लोग किस में दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, सॉरी बाई नेट प्रॉफिट, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो अगर लॉस की कैटेगरी में आया तो, ठीक है। और नेट लॉस तब आएगा जब ये क्वेश्चन पे मेंशन रहेगा, ठीक है। पूंजी की गणना यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 2 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहली चीज़ साधारण विधि यानी नॉर्मल मेथड। नॉर्मल मेथड में पर्टिकुलर कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12 यानी अवधि बटे 12, ठीक है। और गुणनफल विधि में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन में 100/12 आता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मतलब ये पार्टनरशिप का, ठीक है, एक छोटा सा ही वीडियो था आपके लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। और इसमें मैंने पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब इसके बाद मैं पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर स्टार्ट करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे लाइव आप लोग को मतलब न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करवाऊँगा, और ये और वो सारी वीडियो और ज़्यादा लंबी होने वाली है। बस मेरी आपसे एक ही सपोर्ट है, एक ही चीज़ का मैं डिमांड करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा, और आगे और भी कमर्शियल्स को शेयर करें ताकि जो लोग मतलब जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।